हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सम इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले टॉपिक एटॉमिक मास के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है अगर आप लोग को पहला ये पूरा चैप्टर अगर आपको समझना है तब। तो देखेंगे अगर हम तो जो एटॉमिक मास होता है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने आपको ये बता दिया कि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ क्या होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के बाद हम लोग बात करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एटॉमिक मास क्या होता है, देखेंगे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन करें कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है। आप जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, बहुत ही छोटा कण होता है। इसलिए उसका द्रव्यमान सीधा तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए डायरेक्टली उसको हम लोग तौल करके ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। उसका द्रव्यमान तत्व तत्व के एक नमूने को तौल करके उसके द्रव्यमान को उस द्रव्यमान तत्व के एक नमूने को तौल करके उसके द्रव्यमान को उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि कोई भी सैंपल आपको दिया गया है एटम्स का, तो उसे आप तौल लेंगे। अब तौलने के बाद जो उसका द्रव्यमान आएगा, उस द्रव्यमान में हम लोग उसके परमाणुओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाता है। परंतु ऐसी कोई भी विधि हमारे पास में नहीं है जिससे कि हम लोग परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकें। यानी कि आपको अगर 1 ग्राम दे दिया गया है तो आप ऐसी हमारे पास में कोई विधि नहीं है कि उसमें हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकें। अतः परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि का प्रयोग किया गया। आवोगाड्रो के नियम के अनुसार अगर हम देखें, समान ताप और दाब पर सभी गैसें जो हैं वो समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या रखती हैं, समान रखती हैं। इस तथ्य के अनुसार अगर समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली दो गैसों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके एकल अणुओं के द्रव्यमानों के अनुपात के समान होगा। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि अवोगाड्रो ने ये बताया था कि ये समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग जो है समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली दो गैसों के द्रव्यमानों का अगर हम अनुपात ले लें तो उन एकल अणु के द्रव्यमानों का अनुपात के समान होगा। अगर अनुपात ले लें तो अगर सिंगल एटम लेंगे तो उनका जो अनुपात आएगा, और यहाँ पर जो हम लोग उनके द्रव्यमानों का अनुपात लेंगे वो उनके बराबर होगा। अतः अगर हम देखें, दो समान आयतन वाली विभिन्न गैसों को ताप और दाब की समान दशाओं में तोलकर उनके द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात किया गया। उसके अनुसार एकल अनुपात ज्ञात किया गया। सबसे पहले अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात अगर हम लें तो 1:1 कितना आएगा, 16 आएगा। 1:16 कितना आएगा, 16 आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही अणुओं में दो दो परमाणु होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के परमाणुओं के द्रव्यमान में भी एक एक अनुपात 16 का अनुपात है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से 16 गुना भारी होता है। यदि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 मान लिया जाए तो ऑक्सीजन का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 16 होगा। कितना होगा, 16। इस प्रकार परमाणुओं के आपेक्षिक द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि खोज ली गई। पहले हाइड्रोजन परमाणु को मानक मानकर सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान के सापेक्ष दिए जाते थे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है, परंतु ऐसा करने पर भी अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में भिन्नता पाई गई। इसलिए शीघ्र ही हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन को मानक मान लिया गया, और क्योंकि उसके जो द्रव्यमान को 16 इकाई मानने से अन्य तत्वों के जो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, पूर्णांकों की तुलना में कि थोड़ा सा समीप आए। अगर हम बाद में देखें तो कार्बन को मान लिया गया कि कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया गया कि कार्बन को स्टैंडर्ड मान करके हम लोग परमाणु द्रव्यमान की गणना करना प्रारंभ किए हैं। तो जो है कार्बन, आप जानते हैं कार्बन का जो समस्थानिक होता है, कार्बन 12 की तुलना में सबसे अधिक जो एक कार्बन 12 वाला होता है, कार्बन 13 और एक कार्बन 14 वाला होता है, तो उसमें कार्बन 12 वाला सबसे अधिक स्थायी होता है, जिसमें कि हम लोग
आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त कर सकते हैं। तो कार्बन 12 को अगर हम लोग आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के लिए रेफरेंस लें तो क्या हमको मिलेगा, देखेंगे अगर कि एक परमाणु द्रव्यमान परमाणु मात्रक, देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, एक मात्रक होता है। पहले आप समझ लीजिए कि एटॉमिक्स क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एक मात्रक होता है, जिससे कि हम लोग परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी परमाणु है, अगर उसका हम लोग जो है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान की 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एटॉमिक मास यह प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक मास यह प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 की परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो परमाणु द्रव्यमान क्या निकल के आएगा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान। अगर हम लोग कोई भी तत्व ले रहे हैं, उस तत्व की एक परमाणु का द्रव्यमान ले लें और कार्बन 12 के 1/12वें भाग, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग ले लें तो हमको परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं। देखिए, अगर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है AMU को, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। ऑक्सीजन का कितना बोल रहा है, 16 AMU बोल रहा है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। यही 16 AMU का मतलब है कि कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान जो है वो 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो ऑक्सीजन के केस में कितना गुना भारी होगा, ये 16 गुना भारी होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें परमाणु द्रव्यमान जो है, अगर फाइंड आउट करना है तो नमूने का द्रव्यमान ले लेंगे और द्रव्यमान उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी कि उस द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जितना आपने द्रव्यमान लिया है उस मास में परमाणुओं की संख्या को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई सी भी द्रव्यमान में परमाणु की संख्या ज्ञात कर लें। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अगर हम देखें तो जैसे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है AMU में, वो होता है 1.008, हीलियम का जो होगा 4.0 होगा, लिथियम का 6.994 होगा, बेरिलियम का 9.01 होगा, बोरान का 10.8 होगा, कार्बन का 12 होगा, नाइट्रोजन का 14.0 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा, फ्लोरीन का 19 होगा, नियॉन का 20 होगा, सोडियम का 23 होगा, मैग्नीशियम का 24 होगा, एल्यूमिनियम का 27 होगा, सिलिकॉन का 28 होगा, कैल्शियम का अगर देखें तो 40.1 होगा, लोहे का होता है 55.8 और तांबे का होता है 63.5, जिंक का होता है 65.4, ब्रोमीन का होता है 79.9 और सिल्वर का होता है 107.9, आयोडीन का होता है 126.9 और गोल्ड का होता है 196.9, लेड का होता है 207.2, अगर पोटेशियम की बात करें तो 39.1, आर्गन की बात करें तो 39.9, कैल्शियम की बात करें तो 35.5, सल्फर की बात करें तो 32.1 और फास्फोरस की बात करें तो 31.0 होता है। आजकल हम लोग MU के स्थान पर U का प्रयोग करते हैं, जिसे कि यूनिफाइड मास कहा जाता है। यानी कि AMU के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल U लिख सकते हैं और इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने देख लिया क्या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। अगर हम लोग एवरेज की बात करें कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं समस्थानिकों की जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में जब में तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के आपेक्षिक द्रव्यमानों का औसत होता है। आप जानते हैं कि जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनके समस्थानिक पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 13, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18,
तो ये आपके समस्थानिक हैं। तो अगर ये समस्थानिक हैं तो उसमें परमाणु द्रव्यमान बदल जाता है, तो हमें रिलेटिविटी इसमें निकालनी पड़ती है, एवरेज निकालना पड़ता है। जो परमाणु द्रव्यमान है वो एवरेज में होगा। उदाहरण के लिए अगर देखें तो क्लोरीन के दो प्रकार के परमाणु होते हैं जिनका अपेक्षित द्रव्यमान होता है 35 EMU और 37 EMU। प्रकृति में इनकी अपेक्षित बहुल्यता 3:1 होती है, यानी कि 35 वाला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 37 वाला कम मात्रा में पाया जाता है। अतः क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो विभिन्न अपेक्षित द्रव्यमानों का औसत होगा, यानी कि 35 कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, और 37 कितने पार्ट में, 1 पार्ट में, यानी कि डिवाइड बाई कितना करेंगे, 4 करेंगे, तो ये आपका आएगा 35.5। तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 की परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्व के परमाणु का औसत अपेक्षित द्रव्यमान होता है। यानी कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन 12 की परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में तत्व के परमाणुओं का औसत अपेक्षित द्रव्यमान होता है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास देखिए, अगर हम देखें तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो यही है पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। परमाणु का आणविक द्रव्यमान हम निकाल किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। परमाणु के एक अणु का द्रव्यमान एक डिवाइड बाई 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसा कि हमने आपको अभी ये फार्मूला बताया था। इसी प्रकार से हम लोग आणविक द्रव्यमान का भी कैलकुलेशन करते हैं। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान आप जैसे कि आप जानते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। आणविक द्रव्यमान की अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का कैसा होता है भाई, ग्लूकोज का यहाँ पर निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6 और H12O6, ये है हमारा फार्मूला ग्लूकोज का। तो कार्बन का अगर हम देखें तो कार्बन की कितने हैं, 6 एटम हैं, और ए का कितना होता है 12 प्लस 12 एटम हैं किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 6, और एक एटम का भार कितना होता है 16। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आपका टोटल अगर इसकी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा 180। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास। ये क्योंकि एक अणु है, इस अणु का जो अणु भार है वो कितना आ रहा है 180। इसी को हम लोग अणु भार कहते हैं या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीशन क्या है एटॉमिक मास की परिभाषा। एटॉमिक मास की परिभाषा क्या है कि एटॉमिक मास एक प्रकार की यूनिट है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, यानी कि यही रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।